हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग छत्तीसगढ़ का रिवीजन कर रहे हैं और इसी श्रेणी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कल कुछ एक लेक्चर देखे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज आगे चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? तो कल हम लोग मौर्य जो शासक हैं उनकी मुद्राएं छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों या कौन कौन से भाग से मिली है उसको हम लोग देखे थे। आज इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बता दूं, सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्राएं दो जगह से, एक बालपुर है, बालपुर जांजगीर चांपा या शक्ति ले सकते हो, और दूसरा मल्हार। ये दो जगह से राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन में बालपुर नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्हार। ठीक, इसको याद रखना। एक आप चीज और याद रखिए, एक चक्करबेड़ा से भी ना सातवाहन शासक या सातवाहन वंश के जो शासक हुए हैं उनकी सिक्का या हम लोग मुद्रा बोले या कॉइन्स बोले, ये भी मिला है। चक्करबेड़ा कहां पर है? बिलासपुर। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से समराइज कर दूं, जो सातवाहन शासक है राजा अपीलक की मुद्रा दो जगह से, बालपुर और मल्हार, बालपुर शक्ति, मल्हार बिलासपुर। चक्करबेड़ा से भी सातवाहन कालीन मुद्रा प्राप्त हुई है। और ये जो मुद्रा है ना, ये जो चक्करबेड़ा से जो सिक्का मिला है वो सातवाहन कालीन रोम की मुद्रा है। मतलब उस समय जो विदेशों से व्यापार होता था ना, उससे संबंधित है। ठीक है, ये हो गई मुद्रा। इसके बाद सातवाहन काल में एक वुडन पिलर भी है। वुडन पिलर मतलब कास्ट स्तंभ, वुडन पिलर। ये कहां से मिला है? तो ये किरारी ग्राम, मैं कल इस चीज को बताया हूं, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करा रहा हूं। किरारी ग्राम शक्ति से कास्ट स्तंभ मिला है। ये भी कौन से काल का है? तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है, इस चीज को याद रखना। इसे 1921 में खोजा गया था कास्ट स्तंभ को। और ये कहां पर है? अभी वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर। ये भी याद रख लेना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि महंत घासीदास संग्रहालय कहां पर है? तो रायपुर में है। और ये जो कास्ट स्तंभ है किरारी ग्राम से जो मिला है वो इस संग्रहालय में इसे रखा गया है। इसके बाद सातवाहन वन से संबंधित एक शिलालेख है। ये शिलालेख गुंजी या इसको दमाउदहरा भी बोलते हैं, दमाउदहरा। कहां पर है? शक्ति में। यहां से एक शिलालेख मिला है गुंजी दमाउदहरा से, वो भी सातवाहन वन से संबंधित है। और इस शिलालेख में ना वहां के शासक के कुमार, तो कुमार वरदत्त श्री, इनके बारे में जानकारी मिलती है इस शिलालेख से। और इसमें क्या बताया गया है इस शिलालेख में कि ये जो कुमार वरदत्त श्री जी थे ना, इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय इसको दान दिया था, अपने आयु बढ़ाने के लिए। बस इतना ही फैक्ट याद रखिए यहां से। ठीक, फिर से एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सातवाहन शासक जो राजा अपीलक है इसकी मुद्रा बालपुर और मल्हार से मिली है। एक हमने शिलालेख के बारे में भी पढ़ा जो कहां से मिला है? गुंजी या दमाउदहरा, जो कहां पर है? शक्ति में।
इस शिलालेख में किनके बारे में जानकारी मिलती है? तो कुमार वरदत्त श्री के बारे में। इन्होंने अपनी आयु उम्र बढ़ाने के लिए 1000 गायें किसको दान दी थी? ब्राह्मणों को। ठीक है, इतना याद रख लेना। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है, चतुर्भुज प्रतिमा, कहां से मिली है? बूढ़ी खार बिलासपुर से। ये भी कौन से वन से संबंधित है? तो सातवाहन शासकों से संबंधित है। बूढ़ी खार कहां पर है? बिलासपुर में। ठीक है, और ये जो विष्णु भगवान की लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा है ना, इसमें राजा वेदश्री के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। राजा वेदश्री, बस ये याद रखिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? बूढ़ी खार बिलासपुर से क्या मिला है? भगवान विष्णु के लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा, ये मिला है। और उस प्रतिमा से कौन से राजा? तो राजा का नाम है राजा वेदश्री। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सातवाहन से आपको एक फैक्ट और याद रख लेना है, वो ये है इनके स्थापत्य कला, मतलब इनका आर्किटेक्चर। इन्होंने 5 मंजिला संघाराम, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघाराम मतलब 5 मंजिला एक घर जैसा बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए। बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन। ये भी कौन से, अगर एक पूछे कि 5 मंजिला संघाराम किन्होंने बनवाया? तो सातवाहन शासक ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? तो बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए बनवाया। बस इतना इंफॉर्मेशन आप पढ़ लो तो सातवाहन वंश आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा इसी में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश से संबंधित कुछ जो फैक्ट है वो बता देता हूं थोड़ा सा, उसको भी नोट करते चलो, क्योंकि रिवीजन सेशन है ना, रिवीजन सेशन में आपका पूरा रिवीजन होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, आप भी डेली प्राचीन भारत थोड़ा सा पढ़ के आओ और यहां से रिवाइज कर लो, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। कुषाण वंश से मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं। इनसे रिलेटेड ना कुछ कॉइन्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं या मुद्रा मिले हैं, उसको देख लेते हैं। तो एक जगह है रायगढ़ में, तेलीकोट। यहां से ना गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जो किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। देखो एग्जाम में प्रश्न एकदम क्लियर कट आएगा कि तेलीकोट से गोल्ड कॉइन मिले हैं, ये गोल्ड कॉइन कौन से वंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन होगा, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, मेघ वंश, मौर्य वंश। तो आपको लेना है कुषाण वंश। इस तरह क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनता है जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल याद करना है। तो तेलीकोट से गोल्ड कॉइन मिला है, वो कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद और इस गोल्ड कॉइन को खोज के किन्होंने निकाला है? तो आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर सीके साहू। सीके साहू, इन्होंने एक, ये क्या है, पुरातत्व वेदा है या आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग, आर्कियोलॉजिस्ट हैं सीके साहू। इन्होंने तेलीकोट से ये गोल्ड कॉइन की खोज की है। बिलासपुर में, पहला तेलीकोट रायगढ़ से मिल गया, दूसरा बिलासपुर। बिलासपुर से तांबे के सिक्के, कॉपर कॉइन्स मिले हैं, कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के। तीसरा कोरबा से भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इस चीज को याद रख लो, कुषाण वंश के 3 जगह से आपको सिक्के मिले हैं। पहला तेलीकोट जो कि रायगढ़ में है, और ये गोल्ड कॉइन्स है, इनकी खोज सीके साहू ने की है। सेकंड बिलासपुर से कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के। और तीसरा कोरबा से भी सिक्के मिले हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना। उसके बाद यहीं पर मेघवंश के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं। मेघवंश छत्तीसगढ़ में ना, मेघवंश में 2 शासकों का नाम मिलता है। एक का नाम है शिवमेघ
मेघ और दूसरा है यमेघ। यमेघ, ये दो शासकों का नाम याद रख लेना, ये मेघवंश से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। वकाटक नरेश नरेंद्र सिंह पराजित हुआ था। वकाटक जो नरेश है उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। इनको किसने किसने हराया था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर बता देता हूं। वकाटक नरेश को नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने हराया था। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैं एक सीक्वेंस में चलते हैं। ये है नरेंद्र सिंह, यहां लिख देता हूं वकाटक शासक, और इधर लिख लेते हैं हम लोग नलवंश। ध्यान से समझना, बहुत मजेदार फैक्ट है ये, इसको ध्यान से देखना। वकाटक शासक का नाम मैंने क्या बताया? नरेंद्र सिंह। यहां लिख लेते हैं नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सेन हार गए ना युद्ध, किससे हारे? तो नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन से हारे। भवदत्त वर्मन, मतलब जीता कौन यहां पर? ये हारा, पराजित हो गया ना, तो ये जीता होगा डेफिनेटली, ये जीत गया। अब नरेंद्र सेन का बेटा हुआ। नरेंद्र सेन के बेटे का नाम था पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन सेकंड, ये इनके बेटे का नाम था। और भवदत्त वर्मन के बेटे का नाम है अर्थपति भट्टारक। क्या लिख देता हूं मैं? अर्थपति भट्टारक। भट्टारक। अब पृथ्वी सेन अपने पिताजी के हार का बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टारक पे आक्रमण किया, और इस केस में पृथ्वी सेन जीता, और ये क्या हो गया? इस युद्ध को हार गया। ये दो क्वेश्चन याद रखना है आपको। सबसे पहले नरेंद्र सेन पे आक्रमण किया भवदत्त वर्मन ने, ये जीत गया, और नरेंद्र सेन हार गया। ठीक, फिर नरेंद्र सेन का बेटा शासक बना वकाटक वंश का, पृथ्वी सेन द्वितीय। ये अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टारक पे आक्रमण किया और जीत गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रख लेना। अब थोड़ा वकाटक वंश स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा वकाटक वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कहां पर है? नागपुर में। नागपुर में। इसके समकालीन वंश कौन कौन से थे? तो गुप्त वंश और नल वंश, इसको याद रख लेना। समकालीन गुप्त वंश उत्तर भारत में और नल वंश दक्षिण भारत में। ठीक है, इसके समकालीन वंश है। जैसे हमने पढ़ा ना अभी महेंद्र सेन, यह कल पढ़ा था, कल पढ़े थे हम लोग कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा जो कौन थे? महेंद्र सेन, उनको युद्ध में हराया है ना। ये हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, तो यहां पर भी एक फैक्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान से नोट कर लेना। वो ये है कि समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त ये कौन से शासक हैं? गुप्त साम्राज्य के शासक हैं। गुप्त साम्राज्य के शासक राजा हैं। इन्होंने ना अपने दक्षिण अभियान के तहत, ये छत्तीसगढ़ है मान लो, ये छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया। तो ये छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला भाग है, तो इसको अपन उत्तर छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं, और ये बस्तर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसको उस समय बोलते थे दक्षिण कोसल, और बस्तर को बोलते थे महाकांतार। तो मैं बस्तर के जगह पे लिख देता हूं महाकांतार, क्योंकि उस समय बस्तर तो बोलते नहीं थे, महाकांतार बोलते थे, तो महाकांतार। तो यहां से एक चीज और याद रख लेना कि गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? दक्षिण कोसल या दक्षिणापथ। दक्षिणापथ। और बस्तर को क्या बोला जाता था? महाकांतार। अब क्या हुआ, एक सेकेंड। दक्षिण कोसल में उस समय वकाटक वंश शासन करते थे।
और महाकांतार बस्तर में उस समय नल वंश का शासन था। तो वाकाटक वंश के शासक हमने पढ़ा महेंद्र सेन, और नल वंश के शासक उस समय थे व्याघ्रराज, राजा व्याघ्र राज, राजा व्याघ्र राज। ठीक है, अब कहानी ऐसे समझना। यहां से हमारे राजा समुद्रगुप्त आते हैं, ये अपने दक्षिण अभियान के तहत वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को हरा दिया, और हराने के बाद बस्तर के राजा या महाकांतार के राजा, राजा व्याघ्रराज, इनको भी हरा दिया। ठीक है, लेकिन हराने के बाद ना इन्होंने इनका जो जगह है या एरिया है या इनका साम्राज्य है उसको छीना नहीं, बल्कि उन्हें वापस कर दिया। पहले युद्ध में उनको हराया, हराने के बाद इनका साम्राज्य इनको वापस कर दिया और बोला कि तुम अपने साम्राज्य के राजा रहो, लेकिन तुम लोग मुझे टैक्स देना या कर देना और मेरी बात का की आज्ञा मानना, या मैं जो भी बोलूं उस चीज को मानना, या सीधे शब्द में बोलूं आप लोग मेरे अधीन रहना। अपने अधीन कर लिया। ठीक है, समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान के तहत महेंद्र सेन को हराया और नलवंश राजा व्याघ्रज को हराया, और हराने के बाद इनको इनका क्षेत्र वापस लौटा दिया और बोला कि मुझे केवल कर देना। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बनता है कि गुप्त साम्राज्य के समय छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? तो दक्षिण कोसल या दक्षिणापथ। बस्तर को क्या बोलते थे? महाकांतार। ये सब आप याद रख लेना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो वापस हम लोग वाकाटक वंश में आते हैं। वाकाटक वंश में हम लोग राजा महेंद्र सेन को देखे, हम लोग प्रमुख शासक को देख रहे हैं। उसी महेंद्र सेन के बाद एक प्रमुख शासक हुए रुद्रसेन। रुद्रसेन सेकंड, ऐसा लिख देता हूं, रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड, इनका विवाह किससे होता है? तो वो जो गुप्त साम्राज्य हम देख रहे थे ना, समुद्रगुप्त वाला, तो गुप्त साम्राज्य में ही एक शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, उसका नाम था, या पुत्री थी, उनका नाम था प्रभावती। प्रभावती। तो प्रभावती से रुद्रसेन सेकंड का क्या हुआ? विवाह हुआ। और रुद्रसेन कौन है? वाकाटक वंश के राजा है। वाकाटक वंश के क्या है? ये राजा है। इनका विवाह प्रभावती से हुआ। प्रभावती किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, या उसे चंद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं ना, उसकी पुत्री। इसके साथ इसका विवाह हुआ। ठीक है, फिर कुछ समय बाद ये जो रुद्रसेन द्वितीय है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई तो प्रभावती अपने पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन करती है। ठीक है, फिर प्रभावती और रुद्रसेन के एक बेटा, दो बेटे थे। ठीक है, दो पुत्र थे। उसमें से जो पुत्र शासक हुआ अगला, उसका नाम था प्रवरसेन। ठीक से लिख देता हूं, प्रवरसेन सेकंड। प्रवरसेन सेकंड या फिर द्वितीय। ठीक है, ये अगले शासक हुए वाकाटक वंश के। इन्हीं के दरबार में कालिदास आए थे। कालिदास, ठीक है, महाकवि कालिदास, इन्हीं के शासनकाल में आए थे कालिदास। और कालिदास जब छत्तीसगढ़ आ रहे थे तो ये सरगुजा से होके छत्तीसगढ़ आए। तो जैसे सरगुजा पहुंचे ना, तो सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना भी की। मेघदूत, ये प्रश्न बनता है पीएससी में या व्यापम में कि मेघदूत की रचना किसने की? तो कालिदास ने की। कहां पर करी? तो रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक, और इसी पहाड़ी को स्वर्ग का द्वार भी कहा। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, इसको क्या कहा उन्होंने? स्वर्ग का द्वार। क्यों कहा होगा स्वर्ग का द्वार? क्योंकि वहां इतना हरा भरा नेचुरल या नेचर को देख के या आसपास के सौंदर्य को देख के क्या बोला? स्वर्ग का द्वार। ठीक, इस मेघदूत को छत्तीसगढ़ में अनुवाद, छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किन्होंने किया? तो मुकुटधर पांडे। ऐसा प्रश्न है, याद रखना,
मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने इस मेघदूत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। ठीक है, तो मेघदूत की रचना, मेघदूतम है ना, सॉरी ये मेघदूतम है, मेघदूतम है, मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं इसको, ये मेघदूतम है, मेघदूत नहीं मेघदूतम, मेघदूतम, मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम की रचना किसने की? कालिदास। इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? मुकुटधर पांडे। यहां तक याद रख लेना। ठीक, फिर प्रवर सेन, जो ये राजा है प्रवर सेन, इनकी भी एक रचना है। इनकी रचना है सेतुबंध। ये प्रश्न बना हुआ है, सेतुबंध किसकी रचना है? तो सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवर सेन सेकंड की रचना है, इसको याद रख लेना। फिर प्रवर सेन सेकंड के बाद जो शासक हुए उनमें एक है नरेंद्र सेन, जिसका मैंने थोड़े पहले स्टोरी बताया था। नरेंद्र सेन किससे पराजित हो गए थे? ये प्रश्न ही था आज का, भौदत्त वर्मन से पराजित हो गए थे, है ना? ये हमने पढ़ा ना आज का प्रश्न है कि वो भौदत्त वर्मन से पराजित हो गए थे युद्ध में। फिर नरेंद्र सेन के बाद इनके बेटे हुए पृथ्वी सेन। इन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टारक पे आक्रमण कर उनको निपटा दिया, है ना? इस तरह हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक के रत्न जड़ित मयूर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कैसा वो सिक्का है? रत्न जड़ित मयूर का सिक्का। तो ये है कुमारगुप्त का। ठीक है, कुमारगुप्त का। तो चलो तो गुप्त शासक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने बताया जैसे आप लोग को कि छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल। बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? महाकांतार। ये सब याद रखना। अब इनके गुप्तकालीन जो सिक्के मिले हैं उसको हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। पहला बानाबरद, ये कहां पर है? बानाबरद है दुर्ग में। यहां से सिक्के मिले हैं समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के। फिर एक पिटाई बल्द है, पिटाई बल्द रायपुर में है, ये जगह है पिटाई बल्द। पिटाई बल्द ये कहां पर है? रायपुर में। यहां पर करीबन 40 कॉइन्स मिले हैं, 40 सिक्के। जो सिक्के किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। आरंग रायपुर, आरंग रायपुर, यहां से यही रत्न जड़ित मयूर का सिक्का मिला है। ठीक है, रत्न जड़ित मयूर का सिक्का जो कि कुमारगुप्त का है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद खरसिया, याद रखना। खरसिया कहां है? रायगढ़ में। खरसिया से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का मिला है। विक्रमादित्य मतलब वही चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग क्या बोलते थे? विक्रमादित्य बोलते थे। और वही चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री का नाम क्या था? अभी पढ़े, उनकी पुत्री का नाम प्रभावती था। ठीक, तो वही चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड या इनको ही क्या बोलते थे? विक्रमादित्य। इनका धनुर्धारी सिक्का मिला है, धनुर्धारी सिक्का। ठीक, ये मिला है। इस तरह याद रख लेना। एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। गुप्त शासक के सिक्के कहां से मिले हैं? बानाबरद दुर्ग से, पिटाई बल्द रायपुर से 40 सिक्के, आरंग रायपुर से कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के मिले हैं, खरसिया से विक्रमादित्य के धनुर्धारी सिक्के मिले हैं। इसको याद रख लेना। इनका कुछ स्थापत्य भी है, आर्किटेक्चर। तालागांव का जो देवरानी जेठानी मंदिर है ना, वो गुप्त शासकों ने ही बनवाया है या उससे संबंधित है। तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर और पुजारी पाली का केवटिन मंदिर। ठीक, ये दो चीज याद रखना, तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर और पुजारी पाली का केवटिन मंदिर, ये याद रख लेना। ठीक, अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बहुत फेमस शासक हैं। आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा उनके बारे में। समुद्रगुप्त ये इतने फेमस है
कि जो महासमुंद है ना, आज हम लोग बोलते हैं ना महासमुंद, ये ऐसा माना जाता है कि ये जो समुद्र वर्ड है ना, ये समुद्रगुप्त की देन है। मतलब देन नहीं है, उस जगह का नाम इनके नाम पे ही पड़ा है, ऐसा समझो, महासमुंद। ठीक है, क्योंकि महासमुद्र, कोई समुद्र तो है नहीं वहां पर, ये जो समुद्र है ना, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है। तो समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया, इन्होंने अपने दक्षिण अभियान के तहत वकाटक नरेश महेंद्र सिंह को हराया और बस्तर नरेश, बस्तर के नलवंशी राजा व्यागराज को हराया। ठीक है, लेकिन उन्हें उनका क्षेत्र वापस भी कर दिया। ठीक, उसके बाद महासमुंद के एक जगह है, महासमुंद में एक जगह है कोपरा। कोपरा एक जगह है महासमुंद में, यहां पर ना समुद्रगुप्त की पत्नी जिनका नाम था रूपा देवी, रूपा देवी, इनसे संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, महासमुंद में एक जगह है कोपरा, यहां पर रूपा देवी जो कि समुद्रगुप्त की पत्नी है, इनसे संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं, इसको याद रख लेना। ठीक है, फिर हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो पढ़ ही लिया, इनका धनुधारी सिक्का खरसिये से मिला है। उसके बाद कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा, इनके आरंग से रत्न जड़ित मयूर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, फिर इसी क्रम में एक और शासक हुए जिनका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त भानुगुप्त का एक फेमस अभिलेख है जिसको एरण अभिलेख बोलते हैं। ये याद रख लेना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि एरण अभिलेख किनका है, तो किनका है, भानुगुप्त का है। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, इस एरण अभिलेख में ना छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासक सरभराज, यहां लिख देता हूं शरभराज, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या इनका वर्णन है सरभराज का। ठीक है, ये शरभपुरी शासक हैं, शरभवंशी शासक हैं शरभराज। इनके बारे में कि भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख है, यहां पर थोड़ा इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। ठीक है, या इनका नाम उल्लेखित है, ऐसा याद रख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र का संबंध है। तो आरंग जो ताम्रपत्र है वो इन चारों शासकों में से किससे संबंध रखता है? अब इसको बताने से पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो राजवंश हुए उनके बारे में थोड़ा बता दूं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय या फिर स्थानीय बोल सकते हैं या फिर क्षेत्रीय राजवंश, इसको देख लेते हैं। देखो, क्षेत्रीय या स्थानीय राजवंश क्या होता है, जो एक क्षेत्र विशेष पे शासन करते थे। जैसे हम लोग गुप्त शासक देखें, ये तो समूचे उत्तर भारत में थे। गुप्त शासक है समूचे उत्तर भारत में है, लेकिन जो क्षेत्रीय शासक है वे छोटे राजा हैं। ठीक है, पहले जमींदार हुआ करते थे, फिर धीरे से बढ़ के राजा बन गए और अपने क्षेत्र में ही शासन करते थे। उनका शासन का समय भी थोड़ा कम है और क्षेत्र भी सीमित है, इसलिए उनको क्षेत्रीय शासक बोलते हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रीय राजवंशों को देखेंगे, जिसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो दक्षिण कोसल में शासन किए हैं, दक्षिण कोसल में मतलब छत्तीसगढ़ में, और जो कुछ बस्तर के राजवंश है। ठीक है, बस्तर में शासन किए हैं। तो जो दक्षिण कोसल में शासन किए हैं ना, उनका हम लोग नाम पहले लिस्ट कर लेते हैं। पहला है राजर्षि तुल्य वंश, राजर्षि तुल्य वंश, ये पहले वंश हो गया। सेकंड है शरभपुरी वंश, पुरी वंश। तीसरा सोम या पांडु वंश। इन सबको लोग धीरे धीरे देखेंगे एक एक करके, अब छत्तीसगढ़ स्टार्ट किए हैं तो खत्म तो करेंगे ही। ठीक है, कल मैं नहीं आ पाया था, थोड़ा बिजी था मेरा शेड्यूल कल का। जैसे जैसे समय मिलेगा ना, मैं क्लास जरूर लूंगा, एक रिवीजन सेशन हम लोग जरूर करेंगे। इसके बारे में लोग बाढ़ वंश के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बाढ़ वंश। उसके बाद फड़ी नागवंश,
नाग है, नाग, नागवंश। और भी कुछ है, मैं लिख ले रहा हूँ, ये कुछ फेमस इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बस्तर के राजवंश में भी आपको कुछ फेमस में लिख दे रहा हूं, जैसे सबसे फेमस है काकतीय वंश, है ना। उसके पहले नल वंश, इनको पढ़ेंगे, नल वंश। इन लोग बस्तर में शासन किए हैं। छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। इसके बाद है काकतीय वंश। इनको पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, पहले क्या था ना, अगर ये छत्तीसगढ़ है, आज का वर्तमान छत्तीसगढ़, तो ये उत्तर वाला जो पोर्शन था, इसको बोला जाता था दक्षिण कोसल। और जो नीचे, जिसको हम लोग बस्तर बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता था उस समय दंडकारण्य। विभिन्न विभिन्न नाम थे, जिसको आज हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं, बस्तर। ठीक। तो इसको थोड़ा देख लो आप लोग, फिर हम लोग इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये था कि आरंग ताम्रपत्र का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है, जो आरंग ताम्रपत्र है वो भीमसेन सेकंड का है। ये जो चारों शासक है ना, ये कौन से राजवंश से संबंधित है, तो ये राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित है। राजर्षि तुल्य वंश, तुल्य वंश, ये यह है राजर्षि तुल्य वंश। इसमें टोटल 6 शासक हुए हैं। एक प्रथम थे सूरा, मैं लिख देता हूं यहां पर। जो प्रथम शासक थे वो थे सूरा। दूसरे जो शासक हुए वो थे दैत प्रथम, दैत प्रथम। तीसरे जो शासक हुए वो थे विभीषण। चौथे जो शासक हुए वो थे दैत सेकंड या दैत द्वितीय। पांचवें जो शासक हुए, सुधार लेना, जो चौथे शासक हुए थे ना, वो थे भीमसेन प्रथम। भीमसेन प्रथम। जो पांचवें शासक हुए वो थे दैत सेकंड। और जो छठवें शासक हुए, ये पांचवें हैं। जो छठवें शासक हुए उन्हीं का ये आरंग ताम्रपत्र था, भीमसेन सेकंड। भीमसेन सेकंड, इन्हीं का क्या है, आरंग ताम्रपत्र है, आरंग ताम्रपत्र, ये इन्हीं का है। ठीक है। इनकी राजधानी संभवतः आरंग रहा होगा। आरंग कहां पर है, रायपुर में। आरंग एक बार मैं गया हूं, बहुत अच्छा जगह है आरंग। तो ये उनकी राजधानी थी, आरंग, रायपुर में। इनकी शासन काल भी पूछा जाता है। तो इनका जो शासन काल है वो 4th से लेकर 6th सेंचुरी, चौथी से छठवीं शताब्दी के मध्य इनका शासन काल है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, याद रखना, चौथी से छठवीं शताब्दी के मध्य। इनकी उपाधि भी पूछा जाता है। जितने राजा है ना, वो अपने आगे एक उपाधि लगाते हैं। तो इनका उपाधि है राज्य योगी। ये याद रखना, इनका उपाधि, टाइटल, राज्य योगी, राज्य योगी। ये सब प्रश्न याद रखे रहना। ठीक। तो ये हो गया आपका राजर्षि तुल्य वंश। अगला है पर्वत द्वारक वंश के शासक डैश के उपासक थे, कौन सी देवी के उपासक थे। तो जो पर्वत द्वारक वंश है, ये द्वारक है, इसको द्वारक कर लेना, पर्वत द्वारक वंश मैं लिख दे रहा हूं, पर्वत द्वारक वंश, ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्तंभेश्वरी देवी। इनका जो क्षेत्र था, इस वंश का जो क्षेत्र था वो गरियाबंद, गरियाबंद में देवभोग, देवभोग, ये कहां पर है, गरियाबंद, गरियाबंद, यहां से। ठीक है। तो ये जो शासक हैं पर्वत द्वारक वंश, इसमें एक राजा हुए, राजा तुष्टिकर, राजा
तुष्टीकर, इनका एक ताम्रपत्र मिला है, तेरासिंगा ताम्रपत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि तेरासिंगा ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है या किस वंश से है। तो याद रख लेना, तेरासिंगा जो ताम्रपत्र है ये पर्वत द्वारक वंश से संबंधित है। राजा का नाम है राजा तुष्टीकर। ठीक, और कुछ अन्य शासक हुए हैं उनको नाम याद रख लेना। एक है सुमन राज, सुमन राज, ठीक है। इन्होंने देवभूख को दान दिया था ब्राह्मणों को। बस इतना याद रख लो यहां से। उसके बाद कल हम लोग सरबपुरी शासन को भी देखेंगे, ठीक है। सरबपुरी कल देखेंगे। कल हम लोग क्या क्या देखेंगे, शरबपुरी वंश को देखेंगे, थोड़ा शैल वंश को देख लेंगे, उसके बाद नल वंश को भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी देवी ये इनके उपासक थे, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग। आप लोग मेरे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।